एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। काफ़ी टाइम से आप मुझसे पढ़ रहे हो, अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बराबर है। आपको एक और चीज़ अगर नहीं है, बहुत सारे जन को मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड के लिए, और आपको मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। तो उसके वीडियोस भी अभी अपलोड होना शुरू हो चुके हैं। तो इकोनॉमिक्स का भी सब अभी रेगुलर चलते रहे, क्योंकि अकाउंट्स अभी हम एक लेवल पे लेके आ चुके हैं। और इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हो थर्ड लेक्चर का जो इंट्रोडक्शन है, और इसके कुछ वीडियोज़ अपलोड होंगे, ज़्यादा अपलोड होने वाले नहीं हैं। 3 या 4 वीडियोस अपलोड होंगे, या तो पहला इलस्ट्रेशन तक देखते हैं कितना अपलोड में कर पाऊंगा। अगर ये चीज़ें देखो आपको डिसाइड करना है। देखो ऐसी बात है कि प्रॉब्लम में है, पेंडेमिक चल रहा है, सब चीज़ें हैं, सब कुछ बराबर है, लेकिन आपकी पढ़ाई इसकी वजह से अफेक्ट होनी नहीं चाहिए। इसके लिए हमने पूरा का पूरा ध्यान रखा हुआ है। आपको हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको ऊपर से स्किप करा के हम आगे लेके जाए, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है आपके साथ, वैसा होगा नहीं। हमने अभी तक पहला चैप्टर अकाउंट्स का पूरा अपलोड कर लिया है, ठीक है। सेकंड चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट 16 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर 12 लेक्चर्स तो सिर्फ थियरी थे। तो इतना डिटेल में हम थियरी करते हैं। उसके बाद एडमिशन, अभी हम थर्ड चैप्टर पे आ चुके हैं। तो थर्ड चैप्टर का ज़्यादा नहीं, बहुत कम वीडियोस अपलोड होंगे, फिर फोर्थ के भी अपलोड होते रहेंगे। अब देखो, जो बच्चे लोग हमें ज्वाइन नहीं कर रहे फुल कोर्स के लिए, हम उनके लिए बहुत जल्द एक और कोर्स अनाउंस करेंगे, दैट इज़ फास्ट ट्रैक कोर्स। वो अभी नहीं होगा, लिटरली 1-1.5 मंथ के बाद अनाउंस हो जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्स होगा। उसके अंदर क्या डिफरेंस है, एक हमारा फुल कोर्स है जो एक्चुअल क्लासरूम में चलता है, एक होगा फास्ट ट्रैक जिसके अंदर आपको कम समय के अंदर पूरा का पूरा कवरेज हम करवाएंगे। तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना, एक है फुल कोर्स और दूसरा फास्ट ट्रैक। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। हम आपके लिए लाइव लेक्चर्स भी प्लान कर रहे हैं सब लोगों के लिए। मतलब इसके अंदर क्या होगा, पर इसके लिए थोड़ा समय है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाती है जब हम कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। अभी भी ये प्लानिंग स्टेज में है। हम क्या करेंगे, जैसे जिन बच्चों ने हमसे वो पढ़ रहे हैं, हमारे पास एडमिशन ले चुके हैं, उनसे भी हम कनेक्ट में रहेंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा सम सॉल्व करेंगे। अभी इस मंथ हमारी बुक भी लॉन्च हो जाएगी, तब मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, उस लेक्चर्स के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये मंथ के एंड तक, मतलब 20 तारीख के बाद से आपके जो लेक्चर्स हैं फॉर अदर सब्जेक्ट, दैट इज ओसी एंड एसपी लेक्चर्स भी रेगुलर हो जाएंगे आपको। तो कोई इश्यूज होने वाले नहीं है। अब हम इसके अंदर थर्ड चैप्टर तो चालू कर ही रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, अगर आपको हमारे बारे में पता चल चुका है तो प्लीज़ आप हमें क्या कर दीजिए, एनकरेज तो आप कर ही रहे हो। आप वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका नॉलेज आप बोलते हैं ना, एक बढ़ सके, क्योंकि हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमने अब तक देखो मैथ्स के वीडियोस अपलोड है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको देखिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद इको के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और बहुत जल्द इंग्लिश लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे, पर वो थोड़े बहुत हम उसको पीछे रख रहे हैं, ताकि हम पहले की सब्जेक्ट जो है वो हम उसको पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, मिनिमम एक लेवल तक लेके आ जाएं, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। हमारे नंबर्स ऑलरेडी फ्लैश हो जाएंगे, फीस वगैरह भी इस स्लाइड के अंदर फ्लैश हो जाएगी इस वीडियो में, तो वो आपने देख ली होगी। तो आप डिसाइड कर सकते हो। काफ़ी डेमो लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए, पूरे के पूरे चैप्टर ही हमने अपलोड कर दिए, और काफ़ी चीज़ें हम लोग और नई नई चीज़ें अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। ऐसा है नहीं है कि वीडियोस रुकती रहेगी, वीडियोस तो बहुत सारी आती रहेगी, तो वो सब तो आपको देखनी ही देखनी है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स जो है, वहाँ पे हमने गूगल फॉर्म डाला हुआ है। अगर आपको वहाँ उसको आप भर दोगे तो हम आपको कॉल कर देंगे आगे की जानकारी देने के लिए। उसके बाद जितने भी वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट हमने क्या की हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख चुकी है। और एक चीज़ आपसे मुझे एक मदद चाहिए, जैसे अभी हम 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के वीडियोस भी चालू करने वाले कमिंग वीक में। तो आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो भी 11th स्टैंडर्ड में, तो आप उन्हें प्लीज़ बता दीजिए, ताकि उनका बेस पहले से ही अच्छे हाथों में सही सलामत रहे और आगे कोई दिक्कत ना है। तो बस यही है, आप उनको बता दीजिए कि 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इंजॉय कीजिए लर्निंग को, और जो लर्निंग हमने थोड़ी बहुत रीडिफाइन करने के लिए कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो जो भी चीज़ें आप हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं, या कुछ हमें इम्प्रूवमेंट लानी है या कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, अब वक्त आ चुका है नया चैप्टर चालू करने का, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप 3 पार्ट के अंदर है। पहला पार्ट है उसके अंदर एडमिशन, नेक्स्ट है रिटायरमेंट, उसके बाद है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब आप देखो ये चीजें कैसी है, कोई भी एक बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस के अंदर एक नया पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है। क्यों एडमिट किया जा रहा है, क्या रीजंस है, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके बारे में।
उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि नया पार्टनर को बिजनेस में लिया क्यों जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि देखो दो पार्टनर पहले से एक बिजनेस चला रहे हैं, कौन सा बिजनेस चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस होने दो, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या तो कोई दुकान है, ठीक है, दो जन पार्टनर मिलकर वहां पे काम करते हैं, कोई रेस्टोरेंट है तो वो चलाते हैं, तो चलो रेस्टोरेंट रखते हैं। एक एरिया में क्या है, दो जन ने क्या किया, मिलकर एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट चालू किया। एडेप्टिव लर्निंग है, वैसे हम रखते हैं नाम एडेप्टिव फूड, ठीक है, तो फूड को भी अडॉप्ट कर लो लर्निंग के साथ साथ। तो हमने एक बिजनेस चालू कर दिया, क्या चालू कर दिया, एक रेस्टोरेंट बिजनेस चालू कर दिया, और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सब उसके अंदर, मतलब जो भी हमारी फैकल्टीज हैं यहाँ पे, सब वहां पे पार्टनर बन गई, ठीक है, पार्टनर बन गए। हम टोटल कितने पार्टनर थे, हम दो पार्टनर थे, ठीक है, हम ऐसे मान के चलते हैं। तो दो पार्टनर लोगों ने क्या किया, पहले तो एक होटल खोली अपने एरिया में, और जो रेस्टोरेंट था, होटल कम रेस्टोरेंट, अच्छा खासा पैसा पूरा लगा दिया, जो कमाया था सब लगा दिया रेस्टोरेंट होटल के अंदर। तो अच्छी खासी दो बिल्डिंग ले ली बाजू बाजू में, और एक के अंदर पूरा का पूरा बैंक्वेट हॉल वगैरह सब कुछ लगा दिया, और बोलते हैं पूरी लाइटिंग वगैरह, पैसा तो बहुत है, ठीक है ना, तो लगा दिया, वो काम हमने कर दिया। अब क्या हुआ, एक दो साल हो गया, ठीक है, 2 साल हो गया, 2 साल बाद क्या लगा, हमको बहुत अच्छा रिस्पांस आया, ठीक है, रिस्पांस आया, लोग आने लगे रेस्टोरेंट के अंदर, होटल्स की बुकिंग भी अच्छी खासी चलने लगी, लोग सब आ रहे हैं, सब कुछ है, सर्विस हम बहुत अच्छी दे रहे हैं, कोई दोहरा ही नहीं है, सर्विस तो हम दे ही रहे हैं। उसके बाद क्या ऐसा लोगों ने हमसे डिमांड की कि आप और होटल क्यों ना खोलो, या हमें भी ऐसा लगा पैसा अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, क्यों ना एक और होटल खोली जाए किसी जगह पे, वहां पे रेस्टोरेंट भी हो, सब कुछ जैसा हमने यहाँ पे हमने थीम रखा है वैसा ही हम वहां पे भी करें। तो हमने डिसाइड किया। अब बात आई पैसा रखने की, मैंने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब पैसे और मैं लगाने वाला नहीं हूँ। तो और जो पार्टनर्स है वो बोले ठीक है यार, हमारे पास भी इतने पैसे तो नहीं है कि हम वापस से 10 करोड़ रुपए एक होटल के अंदर इन्वेस्ट करें। तो हमने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना एक और नए पार्टनर को ले लें, ठीक है। एक रीजन क्या आया, पैसों की कमी इन द सेंस, ऐसी बात नहीं, हम लोन भी ले सकते थे लेकिन इतना रिस्क लेने का जरूरत नहीं था। और एक चीज, अरे भाई हम ये होटल संभाले कि 10 किलोमीटर दूर दो दूसरी होटल है वो संभाले, या दूसरे शहर में हमने नई होटल खोलने की चाहिए, जो चेन ऑफ होटल्स हम खोलना चाहते थे। तो क्या ये अकेले दो बंदों की बस की बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई दो बंदों की बस की बात नहीं है, और लोग चाहिए। अब आप बोलोगे सर एक काम करो ना, आप तो पार्टनर हो, मतलब ठीक है भाई पार्टनर है, लेकिन आप क्यों एक और पार्टनर को ले रहे हो, मैनेजर रख दो। अरे भाई मैनेजर को रख दिया, वहां पे मैनेजर पे ध्यान कौन रखेगा, मैनेजर क्या करेगा, 1 तारीख जैसे ही होगी फोन करेगा, हमारी सैलरी क्रेडिट कर दो, हमारी सैलरी हमें दे दो, 1 महीना हो चुका है। यहां पे पार्टनर नया जब आएगा, पार्टनर क्या करेगा, पैसा लाएगा, कम से कम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो 5 करोड़ हम बोलेंगे नए पार्टनर को दो, 2.5 करोड़ हम बचे हुए दो पार्टनर दे देंगे, तो टोटल हो गए ना 10 करोड़, नए होटल के लिए पैसा जमा, रेस्टोरेंट के लिए पैसा जमा। अब ये मैनेजर पैसा देगा क्या, मैनेजर तो उल्टा पैसा लेगा। अब देखो पार्टनर का 5 करोड़ रुपया लग गया। अब आप बोले सर पैसा का चीज छोटा अमाउंट लेते हैं, अरे पैसा फ्री का है, बहुत लग रहा है, लगा देंगे 5 करोड़। 5 करोड़ नया पार्टनर लेके आ गया। अब 5 करोड़ पार्टनर जब लेके आया है तो वो क्या चाहेगा, बिजनेस चले कि ना चले, बिजनेस चलेगा तभी तो उस पर उसको पैसा मिलेगा, अदरवाइज लॉस है, तीनों को लॉस बेयर करना पड़ेगा। जब प्रॉफिट बेयर करने में तीनों जन ने क्या किया था, हाँ बोला था, तो लॉस बेयर करने में पीछे कहां हटेंगे, तीनों लॉस अपना बेयर करेंगे अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से। तो ये तो इस तरीके से चलता रहा। अब जरा आगे जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की कि जो नया पार्टनर है वो क्या करेगा, होटल को संभालेगा। बाकी दो पार्टनर जो हम दो थे, हमने कहा हम आपको क्या बताएंगे, कैसे होटल चलता है इसकी जानकारी देंगे, स्टाफ हम प्रोवाइड करेंगे, स्टेप्स हम प्रोवाइड करेंगे, क्या होटल का थीम है वो हमको यहाँ पे पता है, रेस्टोरेंट का क्या थीम है, वो सब चीजें हम आपको स्किल्स वगैरह बताएंगे, नो हाउ बताएंगे, बिजनेस को कैसे चलाना है। आपके पास कैपिटल है, आप कैपिटल लगा दो, हमने भी तो पैसे लगाए, हमने कहाँ कमी रखी। तो हम दो पार्टनर जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने भी पैसा लगाया नए बिजनेस में। अब इसके अंदर और भी बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, जरूरी है क्या नए, या तो हो सकता है एग्जिस्टिंग जो होटल है उसके अंदर भी उसको पार्टनरशिप दे दी जाए। तो डिपेंड करता है कि कैसे डीलिंग होती है, और पार्टनरशिप डील के हिसाब से सब कुछ चीजें चलती है। और ये जो नया पार्टनर है, ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा क्या, कुछ तो उसको क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, जो पार्टनर आएगा ऐसे तो आने वाला नहीं है, पैसे लाने हैं उसको 5 करोड़ रुपए, तभी उसको एंट्री है। तो अब जरा
यहाँ पे समझो क्या हो रहा है और क्या चीजें हो रही है। अब जरा समझो, सबसे पहले क्या था यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है समझो, एक पीस ऑफ केक है। बिफोर और आफ्टर मैं इसको करता हूं, कैसे जरा हम समझेंगे। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझना क्या मैं आपको बता रहा हूं। एक मिनट, पेन सेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये है बिफोर, आफ्टर। मैंने आपको क्या कहानी बताई, पहले दो पार्टनर थे, ठीक है। दो पार्टनर कौन कौन थे, जरा हम ध्यान से समझना। ठीक है, अब दो पार्टनर थे पहले रेस्टोरेंट बिजनेस में, तो पार्टनर वॉज ए एंड पार्टनर वॉज बी। दोनों शेयर क्या करते थे, इक्वल, जितना भी कमाया 50-50% बांट लेंगे, घर पे अपना 50-50% कमा के लेके चले जाएंगे। अब 50% कौन ले कमाया, ए ने कमाया। 50% किसने कमाया, बी ने कमाया। ठीक है, अब समझो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि जब पार्टनर सी आया तो सी के लिए जगह करनी पड़ी। ठीक है, मतलब एडजस्ट करना पड़ा। ए को आप देखो, पहले ए कितना लेता था, 50%। बी को मतलब अपना अपना कुछ कुछ हिस्सा कम करना पड़ा, और किसको देना पड़ा, पार्टनर सी को देना पड़ा। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन जाता है, यहां पे 33.33%। इक्वल शेयर करते हैं, हम मानते हैं इक्वल शेयर करते हैं। 33.33%, 33.33%। ये परसेंटेज क्या ऐसे ही बन गए, क्या ऐसे ही बन गए क्या परसेंटेज। ए पहले 50% कमाता था, अब वो कितना लेके जा रहा है, 33.33%। बी पहले 50 कमाता था, अब कितना लेके जा रहा है, 33.33%। ये तो क्या हो गया, कितना सीधा सीधा कितना, 17% का नुकसान। जो भी पॉइंट है मैं समझता हूँ 17 ले लेते, पूरा राउंड फिगर। 17% का सीधा लॉस ए के लिए, बी के लिए भी 17% का लॉस। ये दोनों मिलाओगे तब जाके सी को मिल रहा है 33%। ऐसे तो जा नहीं रहा है, तो सी को क्या करना पड़ेगा, ए और बी को कंपेंसेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट। क्यों करना पड़ेगा, कि जो पुराने पार्टनर्स थे ना हम दो जन, तो हमको सी को क्या देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा। ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा किसके फॉर्म में दिया जाएगा, गुडविल। मतलब कि ये ए और बी के लिए, बी के जो बिजनेस है उसमें सी को एंट्री पाने के लिए, ठीक है, सी को अंदर एंट्री पाने के लिए क्या करना पड़ा, एक तो लाना पड़ा 5 करोड़ का क्या, कैपिटल। ठीक है भाई, 5 करोड़ का क्या लाना पड़ा, कैपिटल। प्लस इतने हल्के में छोड़ेंगे नहीं, 17% का नुकसान खाना पड़ रहा है ए और बी को। क्यों खाना पड़ रहा है, ताकि सी को अकोमोडेट किया जाए, सी को बिजनेस में एंट्री मिले, सी को क्या मिले, पैसा कमाने का मौका मिले। अरे पैसा भी तो ला रहे, लेकिन जो बिजनेस में स्टार्टिंग में रिस्क था वो किसने लिया था, ए और बी ने लिया था। ए और बी ने मेहनत करके वो होटल क्या किया था, जमाया था, रेस्टोरेंट जमाया था। अब सी तो आ रहा है, सी तो बैठे बैठे कमाना शुरू कर दिया ना। ए और बी ने जब पैसा डाला तो हो सकता है वो 1 साल तो उन्होंने कुछ भी कमाया ना हो, लिटरली जेब के पैसे लगाए होंगे,
नाम कमाया है, मेहनत की है, एडवर्टीजमेंट किया होगा, लोगों को अच्छी सर्विस दी है। सी तो बनाए बनाए चीज गाड़ी पे बैठ रहा है सीधा ड्राइविंग करने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? तो सी को क्या करना है, ए और बी को कुछ ना कुछ कंपेंसेट करना है, और वो कंपेंसेट कैसे होगा, पैसों के रूप में होगा। और वो पैसे क्या बोला जाएंगे यहाँ पे, कैपिटल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, कैपिटल। मतलब सी जो है, सॉरी क्या बोला जाएगा, गुडविल। तो सी 5 करोड़ तो कैपिटल लाएगा, प्लस क्या लाएगा, 2 करोड़ लाएगा गुडविल। ठीक है, ये पैसे लाएगा किसके रूप में, गुडविल के रूप में कुछ पैसे लाएगा, कहां पे, फर्म के अंदर। और 5 करोड़ किसको जाएगा, ए बी सी के फर्म में होगा। 5 करोड़ क्या होगा, एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सी के नाम पे रखा है, खर्चा नहीं हुआ अभी तक, खर्चा करेंगे, लेकिन सी लाया है ना पैसा 5 करोड़, तो उसका हक का पैसा रखा रहेगा एज ए लाइबिलिटी साइड। जब कभी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, आगे आप ये भी पढ़ोगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो तब हिसाब किताब होगा किसको क्या मिलना है। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एडमिशन। तो एडमिशन के बारे में ही ध्यान दो, ठीक है। एडमिशन के बारे में मतलब क्या, 2 पार्टनर थे, एक तीसरे पार्टनर को क्या दी गई, एंट्री दी गई। ये एंट्री देने के चक्कर में ए और बी को क्या करना पड़ा, कुछ तो नुकसान सहना पड़ा। क्या नुकसान सहना पड़ा, अपना जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब बोलोगे ये ए भी इतना सेक्रीफाइस दिलदार बन गए क्या, ऐसे ही अपना बना बनाया बिजनेस में ऐसे हिस्सा दे दिया केक में से। अरे आप तो घर पे बहन, अपने भाई सगे भाई होंगे बराबर है, बहन वगैरह, उनको कुछ अपना हिस्सा केक का ना दो, ठीक है, उसमें झगड़ा चलता है। यहाँ पे तो बिजनेस की बात है, ठीक है। अरे समझ लो, लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ। तो जो केक भी रखा होगा, किसी का बर्थडे है घर पे, फैमिली में केक काटा गया है, उसके बाद भी हिस्से पहले हो जाते, ये तुम्हारा ये मेरा, उसमें से थोड़ा सा भी कमी हो गया, फ्रिज में रखा हुआ रहे, फिर तो बस हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 है घर पे। समझ लो, तो ये तो बिजनेस की बात है। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे बताओ ना, ऐसे ही कैसे ए और बी सेक्रीफाइस करने को रेडी हो गए। ए और बी इसलिए सेक्रीफाइस करने को रेडी हो गए क्योंकि उनको जरूरत थी पैसों की। या तो जरूरत कभी कभी पैसों की भी नहीं होगी, स्किल्स की होगी। वो बंदा इतना अच्छा होगा, उसके पास स्किल्स होंगे, उसको होटल का इतना एक्सपीरियंस होगा, एक नए जगह पे रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, नए जगह पे होटल खोल रही है, वहां से भी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, वहां से भी तो पैसे आने वाले, कमाई। तो ए और बी के लिए नई कमाई का जरिया भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, उन लोग क्या करते हैं, नए पार्टनर को इसलिए लाते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, या तो पैसा लाएगा वो, या तो पैसे के साथ साथ वो काम भी करने वाला है, ऐसी अच्छी स्किल्स है, बिजनेस उसके वजह से क्या होने वाला है, ग्रो होने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या बोला, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। तो हम अभी थियरी पढ़ेंगे तो एक एक चीज को एक एक अच्छे से हम कवर करेंगे। अब अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह क्या होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ये हम बाद में आप पढ़ लेना। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे, एक एक चीज आराम से ध्यान से सब कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। एक बार थियरी आप अच्छे तरीके से समझ गए, बाद में तो कोई टेंशन ही नहीं है सम्स का। सम्स तो ऐसे फटाफट होते रहेंगे, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस, ठीक है भाई, एग्रीमेंट है 2 और मोर पर्सन के अंदर, कॉल पार्टनर्स, फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये देखना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, एक दो पर्सन, या तो 2 पर्सन होंगे या तो उनसे ज्यादा, कॉल्ड पार्टनर्स। किस लिए एग्रीमेंट बनाया गया है, फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस, किसका, ऑफ अ बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, या तो सबके सब मिलकर बिजनेस करें, यार एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक काम करे, फॉर ऑल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर के साथ में हाथ बढ़ के घूमते रहते हैं, हाँ भाई बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह पे साथ में घूमते रहते हैं। क्या, अरे भाई तीनों जन अलग अलग काम करेंगे ना, एक साथ घूमते रहेंगे मतलब क्या, एक साथ जो भी काम करने निकले, एक ही काम करने के लिए तीनों जन जाते हैं क्या, नहीं। बैंक का काम, बैंक से पैसा विड्रॉ करना है, कैश, तीनों पार्टनर चलो पैसा विड्रॉ करते हैं, 1 करोड़ रुपया विड्रॉ करना है, लोगों को सैलरी देनी है, चले गए तीनों पार्टनर बैंक से 1 करोड़ रुपया लाने। अरे भरोसा नहीं है क्या, तुम 3 की वजह से एक जन भी जा सकता है, चेक पे तो तीनों के साइन लगते हैं, तीनों साइन कर दो, एक बंदा जाएगा पैसे लेके आएगा, सैलरी बांट देंगे, तब तक दूसरा बंदा दूसरा कुछ काम करता रहेगा। ये तो एक हर काम के लिए तीनों बंदे भागते रहे तो हो गया। तो ये वर्ड इसलिए है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, कोई भी एक, एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक्टिंग वाली एक्टिंग नहीं, बॉलीवुड वाली एक्टिंग, मतलब उनके बिहाफ पे वो बंदा काम कर रहा है, तो फर्म भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है वो। अब ये तो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट हो गया। अब आगे देखो लाइन क्या लिखी है, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, कुछ भी चेंज हुआ, एग्जिस्टिंग जो करंट एग्रीमेंट था उसमें कुछ भी चेंज हुआ, उसको क्या बोलोगे, दिस अमाउंट्स टू, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप
फर्म। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब रिकंस्ट्रक्शन कैसा कैसा होता है जरा देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ फर्म मे बी ड्यू टू एडमिशन, या तो एडमिशन होगा या तो किसी का रिटायरमेंट होगा। अब रिटायरमेंट में एक दो शब्दों में, एक दो सेंटेंस में खत्म करूंगा, अगला पूरा चैप्टर है इसके बाद वाला। रिटायरमेंट मतलब 4-5, चलो यार 5 पार्टनर थे, तो किसी एक पार्टनर की क्या हो चुकी है, यहाँ पे एज हो चुकी है, या तो वो चाहता है कि अब बस मैं कुछ नया बिजनेस करूंगा, लाइफ में कुछ नया करना है मुझे, तो वो क्या करता है, ये बिजनेस क्या करता है, बोलता है कि बस हो गया, आप लोग संभालो, मुझे मेरा जितना पैसा बनता है, मेरा हिसाब किताब मुझे दे दो, मैं चलता हूं अपने रास्ते। या तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, और डेथ तो किसी के हाथ में है नहीं, अचानक से या तो कुछ हो गया है, कुछ पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ हो चुकी है, तो ये कुछ भी रीजंस हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिकंस्टिट्यूशन। जो पार्टनरशिप फर्म जो बनाई गई थी उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो रहे हैं, एक पार्टनर आ रहा है, या तो एक पार्टनर रिटायर हो चुका है, वो बिजनेस करना नहीं चाहता है, या तो किसी पार्टनर की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। अब इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले, ओनली अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जनरली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स न्यू पर्सन इज इंट्रोड्यूस इन द पार्टनरशिप बिजनेस। सीधी सी बात है, क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यू पर्सन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंक्रीजिंग द पार्टनरशिप कैपिटल। यही मैंने आपको रीजन समझाने के लिए इतना एग्जाम्पल लिया था, दैट इज इंक्रीजिंग द पार्टनरशिप कैपिटल और स्ट्रेंथनिंग द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। बोला पैसा बहुत है, हो सकता है होटल जो हम खोल रहे थे 10 का 10 करोड़ हम लगाने के लिए रेडी है, ठीक है, हम 10 का 10 करोड़ रुपया लगाने के लिए रेडी है नए होटल के लिए, लेकिन 10 करोड़ तो लगा दें, लेकिन इंसान किसको बैठाएं वहां पे, भरोसेमंद इंसान को, जिसको ये सब चीजें करनी आती हो। हम अगर यहाँ से हिले, मालूम पड़ा ये होटल भी बर्बाद, नई होटल खोलने गए वो भी बर्बाद, बिजनेस हो गया खत्म। तो डिसीजंस बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंटायर बैलेंस शीट इज रिवैल्यूड एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन। अब जरा ध्यान से एक एक चीज समझना। बिफोर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये किसकी बात कर रहे हैं, बिफोर। बिफोर बोलेंगे तो पार्टनर को एडमिट करने से पहले, ठीक है, बिफोर एडमिशन, नया पार्टनर आने से पहले। बाकी पहले के 2 पार्टनर थे वो क्या कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, ए और बी मिलके सी की एंट्री होने वाली है, उसके पहले बैलेंस शीट इज रिव्यूड एज ऑन दैट डेट ऑफ एडमिशन। बैलेंस शीट इज रिव्यूड, क्या इसका मतलब हुआ, ठीक है, कि वो बैलेंस शीट मंगाएंगे, अकाउंटेंट को बोलेंगे भाई लाओ इधर बैलेंस शीट लेके आओ, नया पार्टनर आने वाला है, उसके पहले कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे घर पे मेहमान आते हैं तो फटाफट मम्मी बोलती साफ सफाई शुरू, मिशन साफ सफाई शुरू, तो फटाफट चीजें साफ सफाई, मेहमान आने वाले ना, तो साफ सफाई जैसी चीजें हैं उसको सही तरीके से रख दो। कोई बच्चा आने वाला, अगर पता है फैमिली में कोई आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, तो छोटे बच्चे तो जो खिलौने वगैरह है सब अलग रख दो, या कांच का कुछ सामान है तो अंदर डाल दो, खेलेगा टूट जाएगा, तो इस तरीके से होता है ना। वैसे ही नया पार्टनर आ रहा है यहाँ पे, तो वो जो नया पार्टनर आ रहा है उसके पहले कुछ चीजें करनी है। क्या चीजें करनी है जरा देखते हैं। बैलेंस शीट इज रिवैल्यूड एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, कि उस दिन क्या क्या हो रहा है, मतलब जिस दिन वो पार्टनर आ रहा है। एक्चुअल पोजीशन क्या है बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो रेस्टोरेंट था वहां पे जितना भी एसेट था, जितनी भी एसी थी, जितना भी फर्नीचर था, जितने भी टेबल्स थे, जितना भी किचन इक्विपमेंट्स थे, जो भी अंदर सब कुछ सामान था, जो भी बिजनेस था, पूरा का पूरा किसका था, ए और बी का था। तो वो लोग हिसाब किताब करने बैठेंगे ताकि आगे जब रिटायरमेंट होगा, आगे किसी पार्टनर की डेथ होगी, तो ये सब चीजें बराबर तरीके से रहे, किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, सब कुछ बराबर लिखा हुआ रहेगा उसके अंदर। ठीक है, एंड ऑल द नेसेसरी चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन। मतलब वो क्या करेंगे, जैसे उन्होंने, क्योंकि जब अकाउंट्स बनते हैं ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है। अगर फर्नीचर खरीदा रहेगा तो फर्नीचर की वैल्यू होगी 10 लाख रुपए का फर्नीचर बना है, लेकिन डेप्रिसिएशन हो के उसकी वैल्यू कम होती है। आप डेप्रिसिएशन 10 लाख को करते हो 1-1 लाख से हर साल, तो आप समझो 8 लाख तक पहुंचो, 2 साल हुआ है होटल को, तो 8 लाख वैल्यू है। लेकिन हकीकत में वैल्यू 8 लाख होती है क्या? फर्नीचर बेचने जाओ मार्केट में 8 लाख होगी वैल्यू? नहीं, वो बिकेगा 5 लाख में बिकेगा। सिंपल सी बात है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी रिवैल्यूएशन करना है, जो भी 19-20 करना है अमाउंट्स के अंदर, एसी खरीदा था 5 लाख का, ईसी की वैल्यू डिप्रिशिएट करके हो चुकी है 4 लाख, हकीकत में ईसी की वैल्यू 4 लाख है क्या? उसकी वैल्यू लगाई जाएगी 2.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि निकाल दोगे उसको तो बाद में सेकंड हैंड में ही बिकना है ना, वो कितना भी नया होने दो। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे नया मेहमान आया सब चीजें संभाल लो, वैसे नया पार्टनर आ रहा है तो सब चीजों का वैल्यूएशन कर लो। उस वैल्यूएशन में कुछ भी डिफरेंस निकल रहा है, प्लस माइनस जो भी हो, जैसे होटल अगर हमारा खुद का खरीदा था ना 2 पार्टनर का,
तो वैल्यू कितना था, 5 करोड़ का हमने होटल खरीदा था, वो प्लेस हमारी थी 2 पार्टनर की, ए और बी की। अब उसकी वैल्यू कीमत 5 करोड़ ही है क्या, 2 साल हो चुका है, 8 करोड़ कीमत हो गई है उसकी, समझ रहे हो। तो इसके अंदर इंक्रीज हुआ है, ये जो इंक्रीज है ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो ये एक अकाउंट ऐसा हो गया ये जिसके अंदर कुछ भी वैल्यू प्लस माइनस हो वो रिवैल्यूएशन में जाती है। क्या प्लस माइनस होता है, क्या जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको। अब आगे, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों सेम है। घर पे नाम होता है ना चिंटू मोनू उस तरीके से, तो जो भी आपके और असली नाम अलग होता है आपका, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 नाम है, एक है रिवैल्यूएशन और है, ठीक है, और दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब उसके बाद एनी रिजर्व्स लाइंग इन ओल्ड बैलेंस शीट। अब कोई रिजर्व्स है, व्हाट डू मीन बाय दिस रिजर्व्स, एनी रिजर्व्स लाइंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व हो गया, कोई पर्टिकुलर जैसे प्रॉफिट हो रहा था, आगे रिनोवेशन के लिए कुछ पैसा अलग से निकाल के रखा है प्रॉफिट में से, ये पैसा है किसका, पुराने पार्टनर का ही है। तो ये पैसों पे हक किसका होगा, पुराने पार्टनर का होगा। नया पार्टनर तो अभी आ रहा है, उसका क्या है, कुछ भी नहीं, उल्टा तो पैसे लेके आएगा, ठीक है ना, उसको पिछले हिसाब किताब में से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। तो फिर यहाँ पे ये जो पैसे जो भी चीजें होंगी, तो ये सब चीजें वो लोग हिसाब कर रहे हैं। पार्टनर बोल रहे हैं ये इतना पैसा है, ये हमारा पैसा ही है, हम अभी इसको बांट लेते हैं, पैसा निकालेंगे नहीं, निकालना है मतलब जैसे रिजर्व्स बना के रखे थे। रिजर्व्स बनते कैसे, रिजर्व्स बनते कैसे, चलो मैं आपको आंसर कर, पिछले सा होटल चल रहा था, प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ का, 1 करोड़ में से 40 लाख हम दोनों पार्टनर ने निकाल लिए, बचा कितना 20 लाख। तो 20 लाख हमने लगा दिया रिजर्व के रूप में रख दिया कि आगे चल के होटल में कुछ इश्यूज आए, नहीं चलेगा, तो वो हमने पैसे जो भी कुछ भी रीजन हो 20 लाख अलग से निकाल के रखा। अब ये पैसा अगर हम बांटते हैं तो 10-10 लाख हमारा ही था, तो वो पैसा अब हम बांट के लेते हैं, बांट के ना लिख के तो रखते हैं हमारे हिसाब में 10-10 लाख ये हमारा है, नहीं तो नया पार्टनर आएगा बोलेगा रिजर्व में से पैसा दो भाई हमको, तो वो पार्टनर का पैसा नहीं है, नए वाले का। ये किसका पार्टनर का हक है, पुराने पार्टनर का ही इसके अंदर क्या है, हक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो ट्रांसफर करके रख लेंगे, विड्रॉ की बात अलग स्टोरी है, विड्रॉ क्या मतलब निकाल लिया, वो अलग, मतलब बैंक से पैसा निकाल लिया, वो भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे अब तक क्या क्या आपने सीखा, नया पार्टनर आ रहा है तो चीजों का क्या करो, वैल्यूएशन कर लो, ये एक चीज होगी। पिछला कुछ पैसा रिजर्व के रूप में पड़ा हुआ है फॉर्म में, निकालो उसको और अपने हिसाब में लिख लो, जिसका जितना जितना बनता है पुराने पार्टनर के। नया पार्टनर आएगा, नए रिजर्व बनाएंगे, ठीक है ना, उस तरीके से आप समझ लो। सब्सिक्वेंटली प्रॉफिट और losses are ascertained and recorded in revaluation account. Subsequently profit और losses are ascertained and recorded in revaluation account. तो ये जो भी चीज होगी ना, सब कुछ कहां पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, गुडविल इज वैल्यूड एंड नेसेसरी एंट्रीज आर पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये गुडविल क्या था, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी ना, जैसे कि 5 करोड़ तो पैसा ला रहा है, कौन ला रहा है, ये रहा ना बिजनेसमैन, नया पार्टनर सी, 5 करोड़ तो ला रहा है, एक्स्ट्रा 2 लाख क्योंकि ए और बी ने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की थी, तो वो ए और बी को देने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए, उसका फ्यूचर प्रॉफिट्स वो क्या कर रहा है, शेयर करना चाहता है सी के साथ, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कुछ पैसा ला रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है, गुडविल। अभी तक के लिए इतना समझो, गुडविल का एक्चुअल वैल्यूएशन भी हम, सॉरी एक्चुअल थियरी भी हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर के थोड़ा डीप हम जाते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स आपको धीरे धीरे यहाँ पे आप समझ रहे हो, सब कुछ चीजें आपको धीरे धीरे चैप्टर का जैसे थियरी एक एक पन्ना ओपन होता रहेगा, आपके डाउट्स अपने आप क्लियर होते रहेंगे। लेकिन सिर्फ वर्ड्स दिमाग में रखना, ये सर ने बात की थी इस बारे में, ठीक है। तो अब ये जो 2 करोड़ रुपया लाया, अब गुडविल ऐसे भी आप समझो, बटर बोला तो दिमाग में सबसे पहले कौन सा बटर आना चाहिए, अमूल बटर, असली बटर, उसके अलावा दूसरा कोई बटर ही नहीं है, तो ये गुडविल है। अमूल बटर का क्या है, ये गुडविल है। जब से आप पैदा हुए रहेंगे आपने देखा होगा, अमूल का ऐड तो देखा ही होगा आपने, अटली बटली बराबर है, छोटी सी बच्ची का ऐड, ये सबसे पुराना कैंपेन चल रहा है। ये हो गया पार्ले जी हो गया, उसके अंदर भी एक फोटो है बच्ची का, ठीक है। तो ये बहुत पुराने कैंपेन चल रहे हैं एडवर्टीजमेंट के, अभी तक इफेक्टिव है, ठीक है, अभी तक लोग उसको पहचानते हैं, उससे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक गुडविल हुआ, तो हम पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। तो अब आप फिलहाल इतना समझो, एक्स्ट्रा पैसा जो कंपेंसेट कर रहा है सी, उसको बोला जा रहा है, ठीक है, वो पैसा ला रहा है एज अ गुडविल। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड बैलेंस शीट इज टैलीड। अब आप बोलोगे ये बैलेंस शीट का क्या मसला है भाई, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड बैलेंस शीट इज टैली, ये क्या प्रॉब्लम है, बताओ आपको मैं यहाँ पे क्या चीज चल रही है। देखो पहले 2 पार्टनर थे, ए प्लस बी, मिलके क्या करते थे, बिजनेस। अब ए प्लस बी
प्लस सी की एंट्री हो चुकी है। ये कौन है? न्यू पार्टनर। सिंपल। अब जरा देखो, ए और बी क्या करेंगे? ओल्ड बैलेंस शीट लाएंगे। ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट में से क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन करेंगे। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं आपको। रीवैल्यूएशन करेंगे। रीवैल्यूएशन करके जो ए की एंट्री हुई है और जो भी रिजर्व्स होंगे, ठीक है, वो सब कौन ले लेंगे? ए और बी अपने हिसाब में ले लेंगे। ये हो जाने के बाद, मतलब घर पे नया मेहमान आया, उसके पहले साफ सफाई कर ली, ये साफ सफाई है, दैट इज ओल्ड बैलेंस शीट मंगाएंगे। ओन बैलेंस शीट से क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उससे रिजर्व जो भी होंगे वो बांट लेंगे आपस में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। अब नया पार्टनर आया है, तो उसी दिन न्यू पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? न्यू बैलेंस शीट बतानी पड़ेगी। ये जो नई बैलेंस शीट बनाई है, इसके अंदर तुम्हारा क्या क्या है, ए और बी का क्या क्या है, उसका हिसाब किताब रख के बताना पड़ेगा तीनों को पिक्चर। ठीक है, सिंपल बात समझ में आ गई आपको? अब तक जो मैंने आपको पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि दो पार्टनर है, बिजनेस कर रहे थे, नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आने के लिए घर पे साफ सफाई की जा रही है, नया मेहमान आ रहा है, तो क्या साफ सफाई की जा रही है? ओल्ड बैलेंस शीट मंगाई जा रही है, उसमें से जिसका जो है वो उनको दे दिया गया है, और नया पार्टनर आया, दे दिया गया मतलब पैसा निकाल के नहीं दिया, एक्चुअल में सिर्फ अमाउंट लिख के दिया, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और ये नया पार्टनर आया है, ये नया पार्टनर आया है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, इतना पैसा ला रहे, तो उसके नाम पे भी तो लिखना पड़ेगा कि ये तुम्हारा पैसा है। तो 5 करोड़ रुपए ऐसे ही दे देगा क्या हवे में हो? तो उसको सब कुछ नई बैलेंस शीट में बना के दे देनी है। ये कब होगा? ये एक दिन में ही हो जाएगा। मतलब एक दिन में, मतलब जिस दिन पार्टनर आया है उस दिन का ये सब हिसाब किताब कर लो, उसको बता दो, और इस दिन से नया बिजनेस शुरू। या तो हम 6 महीने बाद से वो बिजनेस चालू करेंगे, तो जो भी चीजें फॉर्मेलिटीज है आप पूरी कंप्लीट करके रख लो। तो ये चीजें आपको बतानी थी यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर। तो आप प्लीज पहले इसको रीड कीजिए। ऐसा नहीं है कि रीड और फिनिश करना है, मतलब नहीं है, एक्चुअल अकाउंटिंग सीखनी है विथ प्रॉपर रियल एग्जाम्पल्स, वो मैं आपको करवाना चाहता हूँ और उसी के लिए कोशिश चल रही है। इतना पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, क्या मीनिंग है? अब बहुत इजी होगा आपको, बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी करवा दिया आपको। टू रिकंस्ट्रक्ट मीन्स टू रिकंस्टिट्यूट मीन्स टू रिकंस्ट्रक्ट। जैसे होता है ना डिमोलिश, जैसे बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन पे जा रही है, व्हाट डू मीन बाय दिस? पुरानी बिल्डिंग को तोड़ो, उसके ऊपर नई बिल्डिंग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, न्यू जो से नीचे जो कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन होता है वो कमजोर हो चुका है, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन। पहले ही तो पार्टनरशिप फॉर्म पहले भी तो था, बिजनेस पहले भी तो चल, दिस इज री, वापस से उसको खत्म करो, रिकंस्ट्रक्शन कर दो, काम हो गया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टाइज बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ये क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप टाइज बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। रिकंस्ट्रक्शन किधर? पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। ये क्या करता है? डिसॉल्व करवा देता है कि भाई जो चीजें हैं उसको डिसॉल्व करो। जैसे ना बिल्डिंग को पहले तोड़ो, पहले की पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया है, और क्या कर रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। और a new constitution does not put an end to the partnership firm, मतलब a reconstruction हो रहा है, this does not mean that partnership is end, partnership है, वापस से बन रहा है, एग्रीमेंट नए बन रहे हैं, कोई और अलग चीज नहीं हो रही, बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहता है। ये फॉर्मेलिटीज जो है डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। mere admission, mere incoming partner और outgoing partner cannot imply end of partnership firm, cannot imply कि ये खत्म हो चुका है, कि सिर्फ एक नया पार्टनर आया, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस कुछ अलग ही चलने वाला है। होटल में जो खाना बन रहा था वही शेफ बना रहे थे, वही खाना बिक रहा था अच्छी क्वालिटी में बन के, कुछ नया नहीं हो रहा है नया पार्टनर आने से। बस सिर्फ क्या हो रहा है, एक पार्टनर नया आ रहा है, कुछ चीजें चेंज होने में, मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अनलेस द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स on reconstruction, the firm is entitled to carry on the same business under the same name with new or existing partners। या तो हो सकता है नया पार्टनर आए, बिजनेस ही चेंज कर रहा है,
नई बिजनेस चालू कर रहे हैं, वो बिजनेस पहले वाला बंद, वो भी हो सकता है, पर यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो दोनों के डिसीजन के हिसाब से ली जाएगी। तो यहाँ पे कैरी हो या नहीं उससे फर्क पड़ता नहीं है। पार्टनर नया है तो बस उतना ही तुमको ध्यान देना, बिजनेस तो चलने वाला है, अनलेस एंटिल कुछ बोला हो तो वो तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं कि बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे बात नहीं। रिकंस्टिट्यूशन एंश्योर्स कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस इन अ मोर इफेक्टिव वे। मतलब ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो कंटिन्यूएशन जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली चले। ठीक है, तो ये है रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग, जिसके अंदर आपको सिर्फ इतना सा ही समझना है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुराने फर्म को डिसॉल्व होता है, उसके जगह पे नया पार्टनरशिप फर्म बनता है, और कुछ नहीं, नाम वही रहेगा या नया नाम होगा वो सब डिपेंड करेगा पार्टनर से, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन वो वापस से बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो सब चीजें दोनों पार्टनर मिलके डिसाइड करेंगे। तो आप पहले इतना पढ़िए, फिर हम टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर ये चैप्टर के अंदर हमारे लिए पहला 2 पैरा ही इंपॉर्टेंट होगा यहाँ का, वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप रीड कर लो। ठीक है, इजी है कि नहीं? बहुत इजी होगा चैप्टर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं यहाँ पे मेरे को जितना टाइम लगता है मैं अपना समय पूरा लूंगा पढ़ाने में, क्योंकि एक बार एडमिशन आप समझ गए, रिटायरमेंट और डेथ समझना उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कोई चीज ऑप्शन में नहीं छोड़नी है आपको, ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से करनी है, प्रैक्टिस करना है, बिंदास, टेंशन मत लो। ठीक है, बढ़े आगे। टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या है यहाँ पे टाइप्स, उसके पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये सबसे पहला टाइप है आपका। क्या यहाँ पे आपको पता चल रहा है? यहाँ पे नया पार्टनर नहीं आ रहा है, मैं रिकंस्टिट्यूशन का टाइप बता रहा हूँ। रिकंस्टिट्यूशन मतलब रिकंस्ट्रक्ट, समझ लो। पहले लेक्चर में पहले लेक्चर क्या हुआ, पहले लेक्चर है, इसके पहले ही मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि पुराना गया नया आया। या तो ये क्यों क्यों आ सकता है, या तो कोई पार्टनर एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट और डेथ, ये मैं आपको बता रहा था। लेकिन यहाँ पे एक और मैंने आपके लिए एडिशन किया, क्या है वो? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम 2 पार्टनर थे, 50-50% शेयर करते थे। अब हमने क्या किया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया है, क्योंकि एक पार्टनर थोड़ा अपना वर्कलोड कम कर रहा है तो दूसरा पार्टनर बोलेगा मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, शो को रन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो दूसरा पार्टनर बोलेगा ठीक है भाई 60-40% कर लेते हैं, दोनों एग्री। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तभी भी रिकंस्टिट्यूशन होगा, नए एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। तो ये पहला ये हुआ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, इस वजह से पहला चेंज हुआ। क्या क्या चीजें हैं जरा पढ़ते हैं। द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ अ फर्म में डिसाइड टू चेंज, क्या चेंज क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय परचेजिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर। ये ऐसे ही हो जाएगा क्या? मैंने आपको ये रीजन दिया, क्या रीजन दिया? या तो एक पार्टनर अपना वर्कलोड कम कर रहा है, दूसरा पार्टनर बोल रहा है मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने परसेंटेज थोड़े चेंज कर लिए। या तो एक पार्टनर अपना शेयर बेचना चाहता है, बोलता है कि 10%, जैसे मैं 50-50 था, एक काम कर तो आज से 60% लेके जा, लेकिन 10% का मुझे आज कंपेंसेशन चाहिए, एक साथ मुझे पैसा चाहिए। क्या पैसा चाहिए बताओ? कि आगे चल के अगले साल से जो पैसा आएगा 100 रुपया कमाएंगे, 60 तेरा 40 मेरा। तो ये जो 60 तेरा 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, ये कब तक मिलने वाले हैं? जब तक बिजनेस चल रहा है, लाइफ लॉन्ग ही मिलने वाला है। बिजनेस चलो चलने ही वाला है, 15-20 साल और चलने वाला है। तो 15-20 साल का इकट्ठा एक मतलब कुछ वैल्यू निकाल के 10% का शेयर का जो वैल्यू है वो किसको देना है? जो पार्टनर जिसको 60% मिल रहा है ना एक्स्ट्रा, वो कुछ बी को क्या करेगा, कंपेंसेट कर देगा। सपोज ए परचेस कर रहा है तो उसको एक साथ 10 लाख रुपए दे देगा और 10% शेयर खरीद लेगा, क्योंकि प्रॉफिट भी तो उसको उतना होने वाला है। तो ये आगे जाके 3 या 4 साल में उसका 10 लाख भी कवर हो जाएगा और आगे जाके उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता रहेगा। तो ये इस तरीके से चलता है। ये कैसे होगा? ओल्ड एग्रीमेंट इज कैंसल्ड, ओल्ड एग्रीमेंट को क्या किया गया है, कैंसल्ड, एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इन फोर्स। तो यही तो है ना, पुरानी बिल्डिंग गई, नई इमारत खड़ी हो गई, वैसे ही पुराना एग्रीमेंट गया कचरे के डब्बे में, नया एग्रीमेंट से काम शुरू। तो ये पहला हुआ। नेक्स्ट इज व्हाट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट टाइप है रिकंस्ट्रक्शन का, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जरा इसको समझते हैं। When a new partner is admitted into existing partnership firm, it is known as admission of a partner। ये तो बार बार पढ़ा रहा हूं मैं, बार बार चिल्ला रहा हूं, ठीक है ना? तो सही बात है, कुछ नया तो है नहीं। तो नया पार्टनर आ रहा है इधर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको बोलेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब आगे देखते हैं। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ही बिकम्स द न्यू ओनर ऑफ द फर्म। 2 ओनर पहले से ही थे, नया ओनर आया, ठीक है, न्यू ओनर बन रहा है।
ऑन एडमिशन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अब आपको ये अच्छे से समझ में आया, वो केक का हिस्सा पाने के लिए कैपिटल दिया है, 5 करोड़ रुपए दिए थे, एंड गुडविल 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। कौन से एक्स्ट्रा? गुडविल के रूप में। एंड इज एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, आगे चल के जितना भी पैसा मिलेगा उसके अंदर वो एंटाइटल हो चुका है। आज के बाद जितना भी पैसा कमाया जाएगा तीसरा हिस्सा उसको मिलेगा, जो भी रीजंस होंगे, रीजन मतलब जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होगा उसके हिसाब से। इधर भी सेम चीज होगी। ओल्ड एग्रीमेंट इज कैंसल्ड एंड न्यू एग्रीमेंट इज कम इन टू फोर्स। पुराना एग्रीमेंट कैंसिल, कचरे के डब्बे में, नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा और उसके लिए उसके हिसाब से काम किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। 2 पॉइंट पूरा पढ़ा देता हूं, रिटायरमेंट ऑफ डेथ, फिर आप आराम से इसको समझना। तो ये हमारे लिए होगा थर्ड पार्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। पहला वाला तो मैंने आपको बताया क्या था, उसके अंदर एग्जिस्टिंग आपस में क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके बाद है रिटायरमेंट, कि भाई पार्टनर जैसे मैंने आपको बताया था ड्यू टू एज या तो बैड हेल्थ जो भी हो सकता है, या खुद से छोड़ना चाहता है आउट ऑफ हिज ओन विल, तो पार्टनरशिप फर्म छोड़ रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो कोई जबरदस्ती तो नहीं काम करना। जरा देखते हैं, व्हेन वन पार्टनर लीव्स और गोज आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस, one partner lives or goes out of an existing partnership business due to, क्यों जाएगा? एज हो चुकी है, तबीयत खराब है, और चेंज इन बिजनेस इंटरेस्ट, वो चाहता नहीं अब ये बिजनेस करना, वो कुछ चाहता है कि नया करे लाइफ में, पैसा कमा लिया है, या जो भी पैसा नहीं भी कमाया उसकी मर्जी है, पार्टनरशिप में वो आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहता है, तो उसको आगे क्या कहलाएंगे? उसको कहलाएंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसको बोला जाएगा एज अ रिटायरमेंट ऑफ अ। अब नेक्स्ट, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटगोइंग पार्टनर, उसको और क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटगोइंग पार्टनर, क्योंकि जा रहा है ना वो, तो उसको वापस से क्या बुलाया जाएगा? अलग से आउटगोइंग पार्टनर, सिंपल। अब आगे देखते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विल गेन, सॉरी एग्जिस्टिंग पार्टनर विल गेन एंड देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वापस से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्यों? क्योंकि ये जो केक के हिस्से थे, ठीक है, ये जो केक के हिस्से में से, एक मिनट, ये जो हिस्सा है ये किसके बीच में बंटने वाला है? ये हिस्सा बी को मिलेगा, बी को मिलेगा, और किसको मिलेगा? ए को मिलेगा ना, क्योंकि सी तो चला गया। अब देखो, आप समझो ना, ए और बी जब थे, ए और बी जब थे, ठीक है, किसी को लाने के लिए अपना शेयर कम करना पड़ा। अब एक पार्टनर निकल रहा है तो ए और बी को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसी टाइम एक और पार्टनर की एंट्री हो रही है, नया पार्टनर भी तो चाहिए रहेगा, ठीक है, समझ लो, वो एक अलग केस हो गया। यहाँ पे समझो पुराने 2 पार्टनर ही बचे हैं, तो सी निकला है, तो उसका जो 33.33% है उसका कुछ, या तो पूरा ए बोलेगा मैं खरीद लेता हूं, मैं पैसा सी को दे दूंगा, सी जा रहा है, ये पकड़ 20 लाख रुपए तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होगा आज से मैं लूंगा, तो ए पूरा ले लेगा। बी बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, ए को रख लो। बी बोलेगा नहीं मुझे भी कुछ खरीदना है, तो ए और बी आपस में सेट करके सी को सेटल करेंगे और सी को बोलेंगे ठीक है भाई, तुम आगे जो भी करना चाहते हो लाइफ में, तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो या तुम नया वेंचर करना चाहते हो तो अच्छी बात है, गुड टर्म्स में, अच्छे टर्म्स में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हुआ, टेंशन मत लो, पूरा का पूरा चैप्टर है रिटायरमेंट के ऊपर, तब इसको हम और अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग पार्टनर विल गेन एंड देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वापस से ओल्ड एग्रीमेंट इज कैंसल एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इन फोर्स, वो तो हमेशा होने ही वाला है। लास्ट पॉइंट है डेथ ऑफ अ पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर डाइज इन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इज नोन एज डेथ ऑफ अ। अब ये अचानक से कभी भी हो सकता है, कोई गारंटी तो है नहीं, ऐसा स्टैम्प पेपर पे लिख के रख सकते हैं क्या इतने साल तक पार्टनरशिप चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म इज रिक्वायर्ड टू पे ऑफ हिज शेयर इन बिजनेस टू द लीगल हायर और नॉमिनी असाइंड बाय हिम। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके जो बच्चे होंगे या वाइफ होगी, या वाइफ पार्टनर है तो हस्बैंड जो भी नॉमिनी होंगे या उनके बच्चे जो भी होंगे, नॉमिनी जो रखा जाएगा उनको उतना पैसा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? फर्म को देना पड़ेगा।
तो ये एग्रीमेंट में सब लिखा होगा। पहले जब पार्टनरशिप डीड बना होगा ना, तो ये नया पार्टनर आया तो ऐसे पेन से लिख देंगे क्या? नहीं भाई, बकायदा नोटरी वगैरह बहुत कुछ लीगल पेपर में सब कुछ काम करना पड़ता है। ऑन एग्रीमेंट, सॉरी, ओल्ड एग्रीमेंट इज कैंसल एंड न्यू एग्रीमेंट कम इन फोर्स। ये तो आपको अब तक लर्न हो गया रहेगा। प्लीज आप रीड कीजिए, इतना अच्छे तरीके से समझिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग पढ़ा। उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, क्या मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, और क्या टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब कब कब ये सब रिकंस्ट्रक्शन करने की नौबत आती है। एक तो आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, फिर एडमिशन, कोई पार्टनर को एडमिशन, एक पार्टनर को बिजनेस ग्रो करना है तो नए पार्टनर्स को लाया गया है उसके लिए। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उस चीज के अंदर ये काम हो रहा है। फिर क्या है? डेथ, कोई पार्टनर की अचानक से डेथ हो जाती है तो भी क्या चीजें करना है। अब इसके अंदर भी शेयर के अंदर चेंजेस होंगे, या तो हो सकता है कोई भी बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहता, बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो वेरिएशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन अलग अलग आते रहेंगे। तो आप प्लीज पहले इतना पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।